हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिंधु नदी का तंत्र यानी जितनी भी हमारी जो सिंधु नदी होती है उसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं और उसका उद्गम स्थान कहाँ है तथा वो कहाँ गिरती हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोग गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि अगर 1 नंबर तक का कन्फर्म है कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के तंत्र में। पहला हम एक समझने के लिए यहाँ से आप लकीर खींच देते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर ऐसे आप लोग बनाते हैं, समझते हैं, तो इसको याद करने में बहुत अच्छा आसान तरीका रहेगा और अब इसे जल्द ही समझ लेंगे। एक टेक्निक तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप ऐसे एक लकीर खींचिएगा। लकीर खींचने के बाद ये हमारी जो होगी क्या है, सिंधु नदी है। यह हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यानी यह कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो हमारी होती है वह तिब्बत के चीन से, तिब्बत का जो चीन होता है इसमें मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील। और इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है जाके। जो हमारी सिंधु नदी होती है इसका जो गिरने का पॉइंट होता है यह अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। अब देखिए दोस्तों, इसमें आता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, और यही इंपॉर्टेंट है। यही पूछता है कि सिंधु नदी कौन सहायक नदी है और कौन सी नहीं है। तो अब देखिए, आप पहले यहाँ पे बनाइए, इसको बोला जाता है कि सतलज। क्या आप भी पढ़ते टाइम ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा। आप यहाँ एक लकीर खींचिए, इसका नाम है सतलज। सतलज के बाद सतलज में आगे एक नदी गिर जाती है, इसका नाम है ब्यास। सतलज के बाद इसका नाम है ब्यास। सतलज ब्यास के बाद एक नदी आती है जिसका नाम होता है यहाँ पे रावी। एक ऐसे खींच दीजिए, इसका नाम यहाँ पर कर दीजिए रावी। रावी के बाद एक नदी यहाँ पे आती है जो ऐसे होती है, ये जाके इसको हम लोग नाम देते हैं झेलम। क्या नाम होता है? तो झेलम। अब देखिए क्या होता है, जो रावी नदी होती है वो जाके झेलम में मिल जाती है। किसमें? तो झेलम में मिल जाती है। यानी जो हमारी रावी नदी होती है वह जाके झेलम में मिल जाती है। और इसके बाद हमारे नाम होते हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम। सतलज, ब्यास, रावी। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये जो है ये झेलम नहीं है, यह क्या है? यह चिनाब है। चिनाब। ऊपर से जो नदी आती है सबसे ऊपर वाली जो है इसका नाम है झेलम। झेलम थोड़ा नीचे तक आएगी। और ये दोनों नदियाँ यानी रावी चेनाब में मिलेगी और चेनाब रावी का जो मिला हुआ संगम है, जो चेनाब नदी है वह जाके मिल जाती है झेलम में। यह हमारी नदी कौन सी है? तो झेलम। अब देखिए ये सतलज आगे बढ़ेगी और जो झेलम ये वाली ये आके सतलज में मिल जाएगी। ठीक, सतलज में। ये जो हमारी सतलज होती है ये नदी आके मिल जाती है सिंधु नदी में। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है कि जो हमारी सिंधु नदी होती है इसकी महत्वपूर्ण 5 सहायक नदी कौन सी होती है? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। अब ये पूछता है क्वेश्चन जो ब्यास होता है, ब्यास किस में मिलता है? तो ब्यास सतलज में आके मिलता है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि रावी जो होता है किस में मिलती है? तो रावी चेनाब में मिलती है। और रावी और जो चेनाब जो होती है जाके झेलम में मिलती है, और झेलम जो होता है आके सतलज में मिलता है, और सतलज यहीं आगे बढ़ के सिंधु में मिलता है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो सतलज होता है, सतलज का उद्गम स्थान क्या है? यानी जो सतलज है, सतलज का उद्गम स्थान, जो सतलज है, सतलज कहाँ से निकला है? तो हमारा बहुत सिंपल सा बात है, जो हमारा सतलज होता है वह हमारा निकला है राकसताल झील से। क्या? राकसताल झील से निकला है। राकसताल झील से निकला है। जो हमारा ब्यास होता है, ब्यास, ब्यास कहाँ से निकला है? ब्यास हमारा निकला है रोहतांग दर्रे से। क्या? तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। इसके बाद हमारा आता है रावी। रावी कहाँ से निकला है? तो रावी निकला है रोहतांग दर्रा से। ये भी निकला है रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा से निकला है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। चिनाब कहाँ से निकला है? देखिए चिनाब जो होता है बाला लाचा ला दर्रा होता है। क्या होता है इसका? कि बाला लाचा दर्रा होता है। बाला लाचा ला दर्रा, बाला लाचा ला दर्रा होता है इसका।
अब हमारा बचता है झेलम, यानी झेलम नदी कहाँ से निकला है? झेलम नदी निकला है, इसका नाम होता है एक बोरिंगा कहा जाता है, बोरिंगा कहा जाता है, हाँ बोरिंगा कहा जाता है। ये हो गया। अब देखिए इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो हमारी सतलज होती है, सतलज क्या होती है, सिंधु नदी क्या होती है, सबसे बड़ी सहायक नदी होती है सतलज। फिर हमारा पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी नदी है? तो रावी। जो हमारी रावी नदी होती है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नदी पाई जाती है। फिर पूछा जाता है कि दो नदियों के बीच में कौन सी नदी होती है? तो वह हमारी होती है चेनाब। चेनाब दो नदियों के बीच में नदी होती है। फिर हमारा पूछा जाता है कि जो हमारा श्रीनगर होता है किसके तट पर होता है? तो वह हमारा होता है झेलम। क्या? तो झेलम के तट पर होता है। अब देखिए दोस्तों, इससे जो भी क्वेश्चन पूछता है ना इसी में से पूछेगा, लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ होता है जो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, पूछता नहीं है लेकिन देख लेते हैं। जो सिंधु नदी होता है, सिंधु नदी ऊपर एक सहायक नदी है जिसका नाम होता है, यहाँ पढ़ेंगे पता चलेगा, काबुल। क्या होता है? काबुल होता है, काबुल। काबुल के बाद इसके बाद क्या होता है, उस पर पढ़ेंगे पता, द्रास हुंज शोक होता है। क्या? यही तीन भाग में बढ़ जाता है। इसका नाम होता है, एक का नाम होता है द्रास होता है, एक का नाम यहाँ पे हुंज होता है, और एक का नाम यहाँ पे क्या होता है? शोक होता है। द्रास हुंज शोक। काबुल, काबुल होता है ये मेरा, फिर से द्रास होता है, हुंज होता है, और क्या होता है तो हम पढ़ेंगे पता चलेगा आगे, शोक होता है। और एक देखिए एक नदी हमारी और होती है जिसका नीचे से आती है, जिसका नाम होता है, पढ़ेंगे पता चलेगा, जास्कर। क्या होता है? तो जास्कर। अब मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ कि अगर इसके बाद से कोई एक भी नंबर का क्वेश्चन जो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, कहीं से भी इसके बाद अगर सिंधु नदी के तट में कोई पूछते हैं तो आप जो बोलिए, इसके बाद कोई एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्या होगा? सिंधु नदी के सहायक नदी में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ऊपर जो होता है काबुल, द्रास, हुंज, शोक होता है। इसका निकलने का स्थान राकसतला, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और तिब्बत। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, सिंधु नदी का तंत्र होता है। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इसके बाद एक भी नंबर का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो बाहर से आ जाए, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट इससे क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी गंगा का तंत्र, ब्रह्मपुत्र का तंत्र और कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का तंत्र बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।